हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट या लॉन्गेस्ट टाइम रिमेनिंग फर्स्ट LTRF CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा LJF लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी ये जो हम एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं ये उसी LJF का ही प्रीम्प्टिव वर्जन है। वो था नॉन प्रीम्प्टिव और ये है प्रीम्प्टिव। सेम काम होगा लगभग, लेकिन थोड़ा से माइनर डिफरेंस के साथ। लेकिन उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, अगर एक प्रोसेस किसी सीपीयू को असाइन हो गया तो फिर उसको हम एग्जीक्यूट किए बिना उसको रेडी क्यू के अंदर वापस नहीं लगा सकते थे, यानी वो कंप्लीट होता था, अपना बर्स्ट टाइम पूरा लिया करता था। लेकिन प्रीम्प्टिव के अंदर क्या होगा, प्रीम्प्टिव में हम जो रिमेनिंग टाइम बचेगा और यानी रिमेनिंग बर्स्ट टाइम बचेगा, जो सबसे ज्यादा बर्स्ट टाइम होगा, सबसे लंबा होगा, उसकी बुनियाद पर कम रिमेनिंग जो टाइम बचेगा, कम प्रोसेस वाला जो कम प्रोसेस है, यानी प्रोसेस का जो कम रिमेनिंग टाइम है, उसको हम रेडी क्यू के अंदर लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे ये चीजें हम देखेंगे न्यूमेरिकल के जरिए से। तो देखिएगा बोर्ड पर मैंने जो लिखा हुआ है, 4 प्रोसेस लिए हुए स्टूडेंट्स, P1, P2, P3 और P4, ठीक है ना। 80 लिया है अराइवल टाइम, यानी कब ये रेडी क्यू के अंदर आ रहे हैं हार्ड डिस्क से उठ के। एक 0 पर आया सॉरी, P2 1 पर आया, P3 3 पर आया और P4 5 पर आया। इनके बर्स्ट टाइम लिखे हुए हैं 3, 6, 2 एंड 3। बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझेंगे तो ये चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। अदरवाइज अगर आपने थोड़ा सा भी इसको जो है हल्का फुल्का से भी ध्यान इधर उधर किया तो चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी। तो इनको समझना बेहद आसान है और बहुत जरूरी भी है। तो देखिए शुरू करते हैं। ये हमने एक जैन चार्ट बना लिया है। जैन चार्ट के अंदर हमने क्या किया हुआ है, 0 से लेकर के और 14 नंबर तक के हमने नंबर लिख लिए हुए हैं। इनको क्या बोलते हैं, टाइम स्लाइस। इसके अंदर एक चीज और है, मैं आपको बता दूं, इसमें फिक्स टाइम स्लाइस के अंदर काम होता है। यहां पे हम लिख सकते हैं फिक्स टाइम स्लाइस। फिक्स टाइम स्लाइस यानी इसका मतलब ये हुआ, फिक्स टाइम स्लाइस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, फिक्स टाइम स्लाइस को बोलते हैं कि एक प्रोसेस की एक लिमिटेशन होती है। एक प्रोसेस कितने सेकंड चलेगा, यानी कितने माइक्रो सेकंड चलेगा, यानी उसका एक फिक्स है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा, पूरा का पूरा बर्स्ट टाइम कंप्लीट नहीं करेगा। उसको हमने एक लिमिटेड दे दिया, लिमिटेशन दे दिया कि भाई आपको 1 से लेकर 2 तक चलना है, 2 से लेकर 3 तक चलना है, 3 से लेकर 4 तक चलना है, यानी फिक्स कर दिया है। तो अब वो कहां तक कंप्लीट होता है ये देख लेते हैं। उसकी ही बुनियाद पर उसी के सर्किल के अंदर वो काम करेगा। इसमें फिक्स है, कंप्लीट बस टाइम नहीं करेगा, फिक्सेशन के साथ में काम करेगा। कैसे काम करेगा अब हम ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 0 पर हमारा ध्यान से देखिएगा, 0 पर हमारा P1 आ चुका है रेडी क्यू के अंदर, तो यहां पे हम लिख देते हैं P1। अब ध्यान से देखिएगा P1 जो चला 0 से लेकर 1 तक चला, 0 से लेकर और ये हमारा चलेगा 1 तक। सिर्फ एक टाइम स्लाइस चलेगा, ओनली 1 टाइम स्लाइस, 0 से 1 तक चलेगा। लेकिन इसका बर्स्ट टाइम कितना है स्टूडेंट्स, 3। तो 3 तो कंप्लीट नहीं हो पाया 0 से 1 तक, यानी 1 यूनिट चला है। तो हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा हमारा, 2। ध्यान से देखिएगा 2 रह गया। अब क्योंकि जैसे ही 0 से लेके 1 तक पहुंचा तो 1 पर क्या हुआ, P2 प्रोसेस ने एंट्री कर दी। 1 पर P2 प्रोसेस ने इसके अंदर एंट्री कर दी। ध्यान से देखिएगा P2 प्रोसेस हमारा यहां पर आ गया। अब P2 के लिए भी हमने एक ही स्लाइस अपॉइंट की है, एक ही स्लाइस फिक्स की है। लेकिन अब यहां ध्यान से देखें, P2 के लिए भी हमने एक ही स्लाइस की है। तो 0 से लेके 1 तक P1 चलाता और P2 हमारा 1 से लेके 2 तक चलेगा। लेकिन इसका बर्स्ट टाइम कितना है, इसका बर्स्ट टाइम है 6। तो 6 चलना चाहिए, लेकिन नहीं, 6 नहीं चलेगा। ये प्रीम्प्टिव है, नॉन प्रीम्प्टिव नहीं है। अगर नॉन प्रीम्प्टिव होता तो 6 के 6 चलता, लेकिन अब ये 6 नहीं चलेगा, ओनली 1 चलेगा। अब जैसे 2 पर पहुंचा तो इसमें से 1 यूनिट कम हो गई, यानी 5 हो गई। ध्यान से देखना 5 हो गई, 1 घटा दी। अब आगे देख लेते हैं। तो P2 अब 1 से 3 तक तो पहुंचा नहीं है, 3 तक तो पहुंचा नहीं है, 2 पर ही है। तो 2 पर ही है, 3 तक पहुंचने से पहले 2 पर ही है। तो हमारा P2 दोबारा पे चलेगा, क्योंकि अभी तक हम 3 पर नहीं पहुंचे। 3 पर एंट्री करता कौन, P3। तो P3 तक हम पहुंचे नहीं अभी। जब P3 तक हम पहुंचे नहीं है तो दोबारा से फिर हमारा P2 ही एग्जीक्यूट होगा। आप ध्यान से देगा 2 से लेके और 3 तक। अब ध्यान से देखें P2, अब P2 कितना है हमारा, 5 में से 1 और माइनस कर दें तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 4। ठीक है ना, 1 यूनिट कम हो गया।
अब जैसे P3 पर पहुंचा तो ध्यान से देखें, P3 ने एंट्री मारी, मतलब एंट्री की, मारने से मतलब एंट्री की, ठीक है। 3 पर P3 ने एंट्री की, इसका बर्स्ट टाइम कितना है 2। तो अब ध्यान से देखें, P3 ने 3 टाइम पर एंट्री तो कर दी, लेकिन अब कंपैरिजन होगा इन बर्स्ट टाइमर 2 पर, 4 पर एंड फिर 2 पर, क्योंकि ऑलरेडी रेडी क्यू के अंदर P1 P2 है और P3 बाद में आया है। तो तीनों के बर्स्ट टाइम को कंपैरिजन करेंगे, जिसका बर्स्ट टाइम लंबा होगा, क्योंकि एल्गोरिथम का नाम ही है लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जिसका बर्स्ट टाइम लंबा बचेगा उसी को दोबारा फिर चलाएंगे। तीनों के बर्स्ट टाइम को स्टूडेंट्स कंपैरिजन करो और जो सबसे बड़ा हो उसी को दोबारा फिर चला दो। कैसे? ध्यान से देखो, बर्स्ट टाइम इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 2 है, तो कौन सा चलेगा? बर्स्ट टाइम ये वाला, यानी 2। P2 को फिर चला दीजिएगा ध्यान से। अब ये कितना रहेगा स्टूडेंट्स? 3। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब ये बचा 3। अब जैसे 1 यूनिट यहां से यहां तक ये चला, तो 4 पर किसने एंट्री की? 4 पर तो कोई एंट्री नहीं है। 3 से लेके 5 पर एंट्री होनी चाहिए, 4 पर तो कोई एंट्री नहीं है, ठीक है ना। तो जब 4 पर कोई एंट्री है ही नहीं, तो दोबारा से P2 को चलाएंगे। तो फिर P2 को चलाया और 4 से लेके 5 तक चलाया। अब यहां पर आप ध्यान से देखें, यहां पर 5 पर एंट्री किसने की है? P4 ने। P4 ने 5 पर एंट्री की है। जब P4 ने 5 पर एंट्री कर दी, तो इसमें से कितना माइनस हो गया था? ये हो गया था आपका 2, ठीक है। अब P4 ने एंट्री कर दी 5 पर, चलो जी हमने लिख लिया आपका P4। अब P4 का ध्यान से देखें, P4 की, तो P4 की एंट्री यहां पर होगी, ध्यान से देखिएगा। अब P4 जब यहां पर आ चुका है, तो P4 का बर्स्ट टाइम कितना? ध्यान से देखिए 3, और इसका बर्स्ट टाइम कितना बचा हुआ था? यहां पर ध्यान से देखिए 2। इसका बर्स्ट टाइम कितना? ध्यान से देखिए यहां पर 2। तो हाईएस्ट बर्स्ट टाइम किसका है? हाईएस्ट बर्स्ट टाइम है आपका 4 का, यानी P4 का, यानी 3, यानी ज्यादा। तो ध्यान से देखिएगा 5 से लेके 6 तक हमारा P4 ही चलेगा। अब देखिएगा सारे के सारे, यानी यहां से इसको हम 1 कर देते हैं, ये बच्चा 2। अब यहां पे बच्चा 2, ठीक है ना। अब क्या करें? अब P1 P2 और आपका P4, ये चीजें हमारे रेडी क्यू के अंदर आ चुकी हैं। अब आगे ध्यान से देखें, अब आगे बर्स्ट टाइम की बुनियाद पर देखते हैं ध्यान से। इसके बाद में कौन सा रह गया है? देखिएगा 2 2 और यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2, ठीक है ना। अब इसके बाद सबका बर्स्ट टाइम हो गया 2 2। अब जब सबका बर्स्ट टाइम 2 2 हो चुका है, तो फिर कौन सा प्रोसेस आएगा रेडी क्यू के अंदर? कौन सा चलेगा? वो चलेगा जो सबसे पहले आया था। अब कंपैरिजन करेंगे जो सबसे पहले आया था, ठीक है ना। जो सबसे पहले आया था उसका कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा आया था? P1। तो यहां दोबारा से आपका आ जाएगा P1 और इसका बर्स्ट टाइम भी हो जाएगा 1, यानी इसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, अब बर्स्ट टाइम का कंपैरिजन करते हैं। इसका 1, इसका 2, इसका 2, इसका 2। अब इसके बाद में कौन सा आया था? बर्स्ट टाइम किसका हाईएस्ट है? देखिएगा ये तो कम है, इसको तो लेंगे नहीं। 2 2 2। अब इनमें से कौन सा पहले आया था? P2। अब इसको लेंगे P2 को, ध्यान से देखिएगा P2, 1 यूनिट ये चलेगा और P2 के अंदर कितना बचा? 1 यूनिट, और यहां से हमने कम कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद इसका 1 बचा, इसका 1 बचा, इसका 2, इसका 2। इसके बाद कौन सा आया था? P3। इसके बाद में चलाएंगे P3 को, और P3 को भी 1 यूनिट चलाएंगे, और P3 को भी कंपैरिजन हम 1 कम कर देंगे इसमें से भी। इसके बाद फिर कंपैरिजन करेंगे हम बर्स्ट टाइम के अंदर, इसका सबसे बड़ा है। अब सबसे बड़ा किसका है? 1 1 1 और P4। तो ये P4 हो गया, P4 का चलेगा यहां पर, इसमें से भी 1 को हटा देंगे ठीक है। 1 यूनिट और ये चलेगा। अब यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, फिर यहाँ पे 1 बचा। अब कंपैरिजन करेंगे तो जो सबसे पहले आया था उसको पहले ले लो, जो बाद में आया था उसको बाद में ले लो, जो उसके बाद में आया था उसको उसके बाद में ले लो, यानी P1, ठीक है, ये खत्म हो गया। P2 ये खत्म हो गया, P3 ये खत्म हो गया, यानी एग्जीक्यूट हो गया, और P4 ये यहां से भी ये आपका एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट देखिएगा हमारी ये जो लॉन्गेस्ट टाइम रिमेनिंग फर्स्ट LRTF प्रिमिटिव एल्गोरिथम है, इस तरह से काम करती है। कौन सा प्रोसेस कहां पर खत्म हो रहा है उसको हम ध्यान से देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद में स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? इसके बाद में हम इसका CT, TAT और WT निकाल सकते हैं। वो आप अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह से निकाला जाता है। तो देख लीजिएगा, हम इसको यहीं पे निकाल लेते हैं। इसका CT यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, CT, ठीक है। इसका
TAT लिख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लेते हैं इसका हम WT यानी वेटिंग टाइम। ठीक है ना, इसको फिलहाल मैं रफ कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, ताकि CT और WT और TAT के लिए हम यहाँ पर जगह बना सकें। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा इस टेबल को, और आप खुद ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है ये, इतना मुश्किल नहीं है अगर हम थोड़ा सा दिमाग इसके अंदर लगा लें। अब देखिएगा P1 कहाँ पे खत्म हुआ है, ध्यान से देखना, P1 कहाँ पे खत्म हुआ है। देखिए शुरू तो यहाँ से हुआ था, शुरू तो यहाँ से हुआ, लेकिन आप देखोगे खत्म कहाँ पे हुआ है। खत्म ध्यान से देखो, यहाँ पर भी नहीं हुआ, यहाँ पर देखिए ध्यान से, P1 देखिए यहाँ पे एंड हुआ है 11 पर जाकर के, तो हम P1 के सामने लिख देंगे 11। ठीक है, P2 देखिएगा हमारा शुरू यहां से हुआ, लेकिन खत्म यहां पर हो रहा है 12 पर, तो यहां लिख देंगे 12। P3 देखिए शुरू कहां से हुआ है, देखिए यहां से शुरू हुआ है P3 हमारा आई थिंक, और खत्म कहां पर हुआ है 13 पर, ध्यान से देखें ये रहा 13, तो 13 पर ये खत्म हुआ है। ठीक है, P4 हमारा शुरू तो देखिए यहां से हुआ था, लेकिन खत्म 14 पर हो रहा है, तो ध्यान से देखें ये आ गया। अब TAT को निकालने का फॉर्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं, TAT इज इक्वल टू CT माइनस AT, CT माइनस AT, तो CT में से AT घटा देंगे, यानी 11 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा, 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा, 14 में से 5 जाएगा तो आई थिंक 9 बचेगा। ठीक है ना, इसके बाद WT निकालने का फॉर्मूला क्या है, TAT माइनस BT, TAT माइनस BT, तो TAT में से BT को माइनस कर दीजिएगा, 11 माइनस जो हमारा BT था 3, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, फिर 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 9 में से आपका 3 जाएगा तो क्या बचेगा 6। ठीक है, अब इसका एवरेज TAT एवरेज WT आप निकाल सकते हैं, सारों को जोड़ कर, कोई मुश्किल काम नहीं है, यहां पर निकाल लीजिएगा। एवरेज TAT इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 11 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9/4, इसको ऐड कर दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 11 11 22 एंड 10 32 एंड 9 41। ठीक है ना, 41/4 इज इक्वल्स टू 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 10.22 लाइक दिस। ठीक है ना, तो ये आ गया। इस तरह से WT को भी आप एवरेज निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर भी। WT निकाल सकते हैं 8 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6/4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 8 8 16 6 22 और 5 27 यानी 27/4, इसको काट सकते हैं 4 6 24 और लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है ना, 4 7 28 6.7 लगभग 6.7 ETC, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आशा करता हूं कि ये लॉन्गेस्ट टाइम रिमेनिंग फर्स्ट LRTF का प्रीम्प्टिव वर्जन आपकी समझ में आया होगा। वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, फिर भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पूछ लीजिएगा कि सर यहाँ से समस्या है, यहाँ पे समझ में नहीं आया, और आपकी समझ में अगर चीजें आ गई हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।